स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए यूपी टेट की एक और बेहतरीन क्लास एक बार फिर से शुरू करते हैं। आज की क्लास होने वाली है सीडीपी की। सीडीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। निवेदन बस इतना करेंगे कि आप लोग पूरी क्लास को जरूर देखेंगे, ठीक है। पैटर्न वही होगा, एक प्रश्न एमसीक्यू, उसके बाद दो प्रश्न वन लाइनर, कुल मिलाकर 60 प्रश्नों पर चर्चा होगी। तो चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और आज देखेंगे पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। थोड़े से टफ प्रश्न होंगे आज, लेकिन ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संरचनात्मक संतुलन का अर्थ है। क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कह रहा है कि दंड द्वारा व्यवहार नियंत्रण, बी ऑप्शन कह रहा है कि अनुभव और संज्ञानात्मक संरचनाओं के बीच संतुलन, और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल आत्मसात की प्रक्रिया, और डी ऑप्शन करा है कि केवल समायोजन की प्रक्रिया। चलिए फटाक से बताइए कि पहले प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा। तो नोट करिए, अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो केवल आत्मसात की प्रक्रिया गलत हो जाएगा, केवल समायोजन गलत होगा, दंड द्वारा किसी भी व्यवहार को नियंत्रण आपको नहीं करना है। पियाजे के अनुसार सबसे बेस्ट जो उत्तर होगा, अनुभव और संज्ञानात्मक संरचनाओं के बीच संतुलन, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि सामाजिक वाक से आंतरिक वाक की अवधारणा किसने दी। तो बात इसकी की जाएगी। तो ये कौन थे? हमारे वाइगोत्स्की महोदय थे, ठीक है। नोट करिए, वाइगोत्स्की महोदय ने ये दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आयु किससे संबंधित है। तो ये हमारे आईक्यू से संबंधित है, जिसे आप बुद्धिलब्धि भी कहते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल मानसिक आयु से ये संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि थांडाई के किस नियम को बाद में संशोधित कर सीमित महत्व का माना गया। ए ऑप्शन कह रहा है कि अभ्यास का नियम, बी ऑप्शन प्रभाव का नियम, सी ऑप्शन तत्परता का नियम, और डी ऑप्शन बहुप्रतिक्रिया का नियम। थांडाइक ने कौन सा सबसे बेहतरीन नियम दिया? प्रयास एवं त्रुटि का नियम, ठीक है। चलिए बिल्ली पर प्रयोग हुआ था, बिल्कुल इनका जो प्रयोग होता वो बिल्ली पर प्रयोग होता। अगर बात इस प्रश्न के उत्तर की जाएगी, अभ्यास का नियम हमारा ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रॉक्सिमल टू डिस्टल सिद्धांत किससे संबंधित है, बताइए। बिल्कुल यह सिद्धांत संबंधित है किससे? शारीरिक विकास से। नोट करिएगा, शारीरिक विकास से, ठीक, विकास से। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्कैफोल्डिंग का मुख्य उद्देश्य होता है सहारा देना, ठीक है, सहारा देना। आपको पता होना चाहिए ये सहारा परमानेंट नहीं होगा, कुछ समय के लिए अस्थाई लिख लीजिए, चाहे अस्थाई सहारा देना, ठीक है। अस्थाई सहारा देना, कुछ समय तक बच्चों को सहारा दिया जाता है, उसके बाद जब बालक धीरे धीरे खुद से सीखने लगता है तब क्या किया जाता है? सहारा हटा दिया जाता है, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि स्व अनुभूति से संबंधित है। ए ऑप्शन कह रहा है कि भाषाई, बी ऑप्शन तार्किक गणितीय, सी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक, और डी ऑप्शन अंतःवैयक्तिक अंतःवैयक्तिक अंतःवैयक्तिक। चले गार्डनर का यह प्रश्न उत्तर बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही, यहाँ पर अंतःवैयक्तिक ये हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। नोट करिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक पढ़ाना यही हमारा लक्ष्य होता है, ठीक है। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीखने की वक्र में पठार क्या दर्शाता है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल, पठार जो दर्शाएगा अधिगम में, नोट करिए, अधिगम में अस्थाई, अस्थाई क्या, बताइए? रुकावट, बिल्कुल रुकावट, ठीक है। अधिगम में अस्थायी रुकावट होगा। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि एडीएचडी मुख्यतः किस प्रकार की समस्या है। तो आप क्या बताएंगे? चलिए जल्दी से। ध्यान एवं अति सक्रियता विकार इसे कहा जाता है, ठीक है। नोट करिए, चलिए क्या हो जाएगा? नोट करिए इसका उत्तर, ध्यान, ध्यान एवं
अति सक्रियता, सक्रियता ध्यान एवं अति सक्रियता विकार कहते हैं। ठीक है, इसे जानते रहिए। चलिए, यहां से ये समस्या होता है, तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण नकारात्मक पुनर्बलन का है। ए ऑप्शन कह रहा है अच्छे अंक पर पुरस्कार, बी ऑप्शन कह रहा है कि शोर बंद करने पर सिर दर्द का कम होना, और सी ऑप्शन गलती पर दंड, और डी ऑप्शन अतिरिक्त गृह कार्य की बात कर रहा है। कार्य देना, अतिरिक्त कार्य देना, गृह कार्य देना हो गया। चलिए फटाक से बताएंगे कौन सा उत्तर होगा प्रश्न संख्या 4 का। कुछ लोग अच्छे अंक की बात करें, भाई साहब यहाँ पर अच्छे अंक की बात नहीं होगी। यहाँ पर जो उत्तर होगा शोर बंद करने पर सिर दर्द का कम होना। ठीक है, ये आप नोट करेंगे क्योंकि ये प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री क्लासेस डेली मिल रही हैं यूपी टेट के लिए। ठीक है, चलिए बात वन लाइनर की करेंगे। ऑपरेंट अनुबंधन में शेपिंग क्या है, बताइए। ऑपरेंट अनुबंधन में शेपिंग क्या है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो क्रमिक सुदृढ़ीकरण द्वारा व्यवहार विकसित करना, ये होता है इसका अर्थ। ये आप सुन लीजिए, खुद लिखिए। ठीक है, क्रमिक सुदृढ़ीकरण द्वारा व्यवहार विकसित करना, ऑपरेंट अनुबंधन, यही होता है शेपिंग। ठीक है, अगला प्रश्न, बिने साइमन परीक्षण किसके मापन हेतु था। ये तो आईक्यू के मापन के लिए था ना, बुद्धिलब्धि के लिए था ना। बिल्कुल सही, ये भी आप जानते रहेंगे। ठीक, चलिए आगे आइए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि इरिक्सन के अनुसार 6 से 12 वर्ष की अवस्था का संकट है। क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम लज्जा, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम। बताइए फटाक से उत्तर कौन सा होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा हमारा। चलिए बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर जो दे रहे हैं उद्योग बनाम हीनता, यानी कि सी वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। नोट कर लीजिए और तुरंत आगे आइए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा में विभेदित शिक्षण का अर्थ क्या है, आप बताइए। चलिए बिल्कुल, विभेदित शिक्षण की का अर्थ पूछा जा रहा है तो नोट करिए, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, व्यक्तिगत, बिल्कुल लिखिए आप, व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण प्रदान करना। हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, अलग अलग शिक्षण प्रदान करना। ठीक है, खुद लिखिएगा आप। शुरू में क्या लिखा है, हमने बताया था व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुसार। इतना लिख देंगे तो पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित है। तो आप भी जानते रहिएगा, ये हमारा गणना विकार है। ठीक है, गणना संबंधी विकार है ये हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संबंधी विकार आप लिख लीजिएगा। ठीक है, गणना संबंधित विकार है ये हमारा। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि कोहलर के प्रयोग किस पर किए गए थे, कुत्ते पर, चूहे पर, बंदर पर, कबूतर पर। चलिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए। तो बिल्कुल कोहलर ने किस पर प्रयोग किया, बंदर पर। कहीं कहीं यह चिंपैंजी भी मिलता है, और उसका नाम क्या था अगर पूछा जाए तो सुल्तान नाम था। ठीक है, कोहलर ने इसी पर प्रयोग किया था। और कहीं कहीं वन मानुस भी मिल जाता है, आप चौकन्ने रहिएगा, कुछ भी पूछा जाए आप समझ लीजिए। चिंपैंजी कहा जाए, वन मानुस कहा जाए, बंदर कहा जाए, या उसका नाम सुल्तान दे दिया जाए, तब भी आप जानते रहिएगा, क्योंकि आप नंबर लाएंगे इस पर, हमें यकीन है। हर एक पॉइंट को हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। किसी भी पॉइंट को मिस मत करिए और किसी भी क्लास को मिस मत करिए, डेली क्लास को लाइव देखा करिए। ठीक, चलिए बात अगले प्रश्न की। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे, चलिए बताइए।
बिल्कुल। सामाजिक अधिगम सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक थे बंडूरा साहब। मॉडलिंग का अर्थ क्या है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है। तो मॉडलिंग का अर्थ होता है अनुकरण। ठीक है, अनुकरण द्वारा सीखना। नोट करिएगा, अनुकरण द्वारा सीखना हमारा क्या होगा? यही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पांव की ओर होता है? प्रॉक्सिमोडेंटल और सेफेलोकार्डल या निरंतरता या पारस्परिकता? बताइए प्रश्न संख्या 7 का कौन सा उत्तर सही होगा? चलिए फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा सही होगा हमारा। चलिए, बिल्कुल 7 का कुछ लोग बी भी दे रहे हैं, कुछ लोग सी भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही। यहाँ पर सिफालोकार्डल जो दिया गया है हमारा बी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, देखते हैं क्या कह रहा है। तरल बुद्धि उम्र के साथ कैसी होती है? बताइए। तरल बुद्धि जो है उम्र के साथ कैसी होती है? प्रश्न संख्या, बिल्कुल वन लाइनर है। चलिए प्रश्न संख्या 7 वाला वन लाइनर बता दीजिए। तरल बुद्धि उम्र के साथ कैसी होती है? तो उम्र के साथ यह घटती है। ठीक। उम्र के साथ ये घटती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या घटती जाती है। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है। कह रहा है कि क्रिस्टलाइज्ड बुद्धि किस पर आधारित है? तब आप क्या करेंगे? बताइए। बिल्कुल, यह किस पर आधारित है? तो अनुभव, अनुभव एवं ज्ञान, अनुभव एवं ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, अनुभव एवं ज्ञान पर आधारित है क्रिस्टलाइज बुद्धि। नोट करिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे आइए, अगला प्रश्न देखिए। कहा जा रहा है कि कक्षा में रचनात्मकता बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए ऑप्शन केवल रटने पर बल, बी ऑप्शन खुले प्रश्न पूछना, सी ऑप्शन दंड देना और डी ऑप्शन केवल पाठ्यपुस्तक तक सीमित रहना। प्रश्न संख्या 8 उत्तर कौन सा सही होगा? फटाक से बताइए। चलिए जल्दी से बता दीजिए उत्तर कौन सा सही होगा हमारा। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर खुले प्रश्न पूछना, यही हमारा बी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। कह रहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक किससे संबंधित है? तब आप क्या बताएंगे? चलिए जल्दी से, बिल्कुल जल्दी से बताइए। ब्रेन स्टॉर्मिंग तकनीक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सृजनात्मक से। बिल्कुल, सृजनात्मक से। सृजनात्मक चिंतन, चिंतन तकनीक। ठीक, तकनीक, ये रहा इसका उत्तर। आप लोग अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। गिलफोर्ड ने बुद्धि को कितने आयामों में बांटा था? तो कितने आयामों में बांटा था? 3 आयामों में बांटा था। ठीक है, 3 आयाम कौन कौन से थे इसको भी नोट करिएगा। पहला था संचालन। ठीक है, पहला था संचालन और दूसरा था क्या था? बताइए। विषय वस्तु हो जाएगा, बिल्कुल नोट करिएगा, विषय वस्तु। ठीक है, और तीसरा जो था वह क्या था? वह था उत्पाद। ठीक है, संचालन, विषय वस्तु और उत्पाद, ये गिलफोर्ड ने 3 प्रकार से बुद्धि को बांटा था। इसे याद कर लीजिए। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए, क्योंकि आपको फ्री शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है और आपके फ्री में पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की जाती है ये आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। डेली 60 प्रश्न आपको कराए जाते हैं, 20 प्रश्न एमसीक्यू, 40 प्रश्न वन लाइनर और भी एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं। और डेली अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको इस बार फ्री में तैयारी कराई जा रही है। ठीक। चलिए प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि अधिगम का निकट हस्तांतरण कब होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि असंबंधित क्या है परिस्थिति में, बी ऑप्शन करें कि समान परिस्थिति में और सी ऑप्शन दंड मिलने पर और डी ऑप्शन प्रेरणा के अभाव में। प्रश्न संख्या 9 उत्तर बताइए फटाक से क्या होगा? चलें
अधिगम का निकट हस्तांतरण कब होता है? तो बात इसकी की जाए तो समान परिस्थिति में होता है। नोट करिएगा, यहाँ पर बी वाला उत्तर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। आइए अगले प्रश्न की बात किया जाए तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? बताइए। फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है? तो शिक्षण के दौरान किया जाता है, बिल्कुल। नोट करिएगा, शिक्षण के दौरान, बिल्कुल शिक्षण के दौरान किया जाता है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की बात किया जाए तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास असतत होता है, वृद्धि गुणात्मक होती है, विकास बहुआयामी होता है, वृद्धि और विकास समान है। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही की बात कर रहा है। विकास असतत नहीं होता, सतत होता है। वृद्धि गुणात्मक नहीं मात्रात्मक होती है। विकास बहुआयामी होता है, तो बिल्कुल यही हमारा सही हो जाएगा। नोट करिएगा, विकास बहुआयामी होता है, सी वाला उत्तर सही होगा। और वृद्धि और विकास समान नहीं होता, एक समान नहीं होता। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। चले, वृद्धि एक समय तक, निश्चित समय तक होती है और विकास अनिश्चित समय तक होता है। ये आप जानते रहेंगे। अगले प्रश्न को देखिए, कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि का संबंध किस क्षमता से है? बताइए। संवेगात्मक बुद्धि का संबंध किस क्षमता से है? तो भावनाओं को समझने एवं नियंत्रित करने की क्षमता से। लिख लीजिए, भावनाओं को समझने एवं नियंत्रित करने की क्षमता से। अगले प्रश्न की बात किया जा रहा है तो परामर्श और निदर्शन में अंतर पूछा जा रहा है। तो नोट करिए, निदर्शन जो होता है वह सूचना देता है और परामर्श जो होता है वह समस्या समाधान में सहायता करता है। क्या? नोट करिए फिर से, निदर्शन जो होता है सूचना देता है और परामर्श जो होता है समस्या समाधान में सहायता करता है। ठीक, ये आप जानते रहिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की बात किया जाए। कह रहा है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए प्रसिद्ध है? अंतर्दृष्टि अधिगम के लिए, शास्त्रीय अनुबंधन के लिए, ऑपरेंट अनुबंधन या सामाजिक अधिगम। चलिए, फटाक से कमेंट करिए और उत्तर बताइए कौन सा हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 11, फटाक से जल्दी सब लोग कमेंट करेंगे एक तरफ से। चलिए, बिल्कुल कुछ लोग सी भी दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी। याद करिएगा, यहाँ पर बी वालों आपका उत्तर गलत होगा। यहाँ पर ऑपरेंट अनुबंधन यानी कि सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। बात अगले प्रश्न की जाए तो कह रहा है कि पुनर्बलन अनुसूचियां कितने प्रकार की होती हैं? चलिए, पुनर्बलन अनुसूचियों की बात करा तो ये हमारी 4 प्रकार की होती हैं। ठीक। और अगला प्रश्न कह रहा है कि स्थिर अनुपात सूची क्या है? तो यहाँ पर नोट करिएगा, निश्चित संख्या की प्रतिक्रियाओं पर पुनर्बलन, यही होता है हमारा स्थिर अनुपात सूची। याद कर लीजिए। चलिए, देखिए, वन लाइनर का मतलब होता है कि फैक्ट आधारित प्रश्न हो तब हम फटाक से लिख देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर बड़े उत्तरों को अगर हम लिखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। और यह हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे वजह से आपका एक भी सेकंड बेकार हो। हम बोल दे रहे हैं, आप खुद लिख लीजिए। अगर आप लिख रहे हो ना तो उसे याद कर लीजिए वैसे ही। ठीक। और ऐसे तो 2 ही 3 प्रश्न थे, वैसे तो बाकी सभी को हम लिख ही रहे हैं। ठीक है। चले, बात करेंगे अगले प्रश्न की। कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, ठोस संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। प्रश्न संख्या 12। चलिए, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे पियाजे ने। ठीक है, ये जानते रहिए। और कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किए थे? तो 4 किए थे। पहली अवस्था थी संवेदी प्रेरक, दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी थी हमारी औपचारिक संक्रियात्मक नहीं ठोस संक्रियात्मक। ठीक है, तीसरी थी ठोस संक्रियात्मक और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 12 का उत्तर बिल्कुल आप लोग ठोस संक्रियात्मक, बिल्कुल सही, सी वाला उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। आइए, आत्म केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग नोट करिएगा, पूर्व संक्रियात्मक, संक्रियात्मक। ठीक, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
यह हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, आत्म केंद्रियता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जेडपीडी में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो आपको मैंने बताया था जेडपीडी का जो अर्थ होता है सुविधादाता होगा या मार्गदर्शन होगा, जो भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए मार्गदर्शन। मार्गदर्शन देना, बिल्कुल, प्रदान करना लिख लीजिए। ठीक, मार्गदर्शन प्रदान करना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत आवश्यकता पदानुक्रम पर आधारित है। स्किनर, मास्लो, फ्रायड या पावलोव। चलिए, प्रश्न संख्या 13 का उत्तर बताइए फटाक से, कौन सा सही होगा। चलिए, 13 बिल्कुल। यहाँ पर अगर बात की जाए प्रेरणा का कौन सा सिद्धांत पदानुक्रम पर आधारित है, तो ये होता है हमारा मास्लो का। बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, मास्लो की सर्वोच्च आवश्यकता कौन सी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कौन सी होगी। चलिए, बिल्कुल, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए आंतरिक प्रेरणा, एक उदाहरण लिखना है इसका, तो जिज्ञासा लिख सकते हैं। आंतरिक प्रेरणा के अंतर्गत आता है जिज्ञासा। ठीक है, इसको लिख लीजिए और तुरंत आगे आएंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। ठीक, देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि समायोजन का अस्वस्थ तरीका कौन सा है। समस्या समाधान, संवाद, पलायन, सहयोग। प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 14 का उत्तर सही कौन सा होगा, एक बार बताइए, सब लोग कमेंट करिए। बिल्कुल, यहाँ पर पलायन सही हो जाएगा। ठीक, सी वाला उत्तर सही करेंगे। आइए, कुंठा किस स्थिति में उत्पन्न होती है, अगर ये आपसे प्रश्न पूछा जाए तब आप बताइए फटाक से। बिल्कुल, कुंठा किस स्थिति में उत्पन्न होता है। चलिए, लक्ष्य के बाधा आने पर, बिल्कुल सही है, नोट करिएगा। कुंठा किस स्थिति में आता है, तो यहाँ पर याद कर लीजिए, लक्ष्य में बाधा आने पर। ठीक, लक्ष्य पर बाधा आने पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्षा यंत्रणा किसने दी, तब आप क्या बताएंगे। तो फ्रायड ने दिया था, ये आप जानते रहिए। ठीक है, फ्रायड महोदय ने ये दिया था, आप लोग नोट करेंगे। चलिए, बात अगले प्रश्न की कही जाए। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत हमने आपको बताया था, स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ पर भी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, एस कारक क्या है बताइए। एस कारक क्या है, तो एस कारक है विशिष्ट योग्यता कारक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विशिष्ट योग्यता कारक। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100 या किसका सूत्र है। तो ये हमारा आईक्यू का सूत्र है, जिसे बुद्धिलब्धि भी कहा जाता है, लिख लीजिए। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि समावेशी कक्षा में दृष्टि बाधित छात्र के लिए उपयुक्त साधन है। स्मार्ट बोर्ड है, ब्रेल पुस्तक है, ऑडियो विजुअल फिल्म है, प्रोजेक्टर है। प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 16 बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो होगा ब्रेल पुस्तक होगा, बी वाला उत्तर सही। प्रश्न की अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, कह रहा है कि सीखने का पठार मुख्यतः किस कारण आता है। बताइए जल्दी से। अत्यधिक प्रेरणा, थकान या रुचि की कमी, पुनर्बलन, अभ्यास। फटाक से बताइए। चलिए, फटाक से बताएंगे। प्रश्न संख्या 17, तो उत्तर क्या होगा, बिल्कुल थकान या रुचि की कमी, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे, अधिगम का सकारात्मक हस्तांतरण क्या है, ये बताइए। बिल्कुल,
पूर्व कौशल नए कौशल में सहायक हो, उसे ही सकारात्मक हस्तांतरण कहते हैं। अगर नकारात्मक की ऋणात्मक की बात किया जाए तो याद कर लीजिए, पूर्व कौशल नए अधिगम में बाधा हो तो वह ऋणात्मक या नकारात्मक होता है। दोनों आप लिखिएगा। फिर से सकारात्मक की बात लिख लीजिए, क्या होगा? पूर्व कौशल नए कौशल में सहायक हो। और ऋणात्मक हस्तांतरण का क्या होगा? पूर्व कौशल नए अधिगम में बाधा हो। ठीक, ये दोनों उत्तर आप लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था में तर्क क्षमता का विकास किस अवस्था से जुड़ा है? संवेदी प्रेरक, ठोस संक्रियात्मक, ठोस संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। चलिए एक बार लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग, देखिए इतने लोग देखते हैं क्लास को, लाइक करने पर आपका पैसा लगता है क्या? सोचिए, लाइक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ रहे हैं इतने लोग, पढ़ते हैं डेली इतने लोग, लेकिन लाइक सिर्फ गिने चुने लोग ही कर रहे हैं। मुझे तो पता चलता है ना कितने लोग लाइक कर रहे हैं, ना कौन से लोग हैं जो लाइक कर रहे हैं। भाई साहब लाइक कर दीजिए एक बार, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है। कहीं और इस प्रकार की क्लास अगर प्रोवाइड की जा रही हो तो बताइए हमें भी। ठीक, चलिए फिलहाल आपकी इच्छा है, आप लाइक करना चाहते हैं तो कर दीजिए। इस प्रश्न के उत्तर की बात किया जाए तो औपचारिक संक्रियात्मक डी वाला उत्तर सही हो जाएगा। सोचिए, एक सेकंड भी हम आराम नहीं करते, लगातार बोलते रहते हैं ताकि आपका समय बच जाए। क्लास की स्पीड इतनी अच्छे से क्लियर कराते हैं ताकि समय भी अधिक ना लगे। फिर भी आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न। इरिक्सन के अनुसार किशोर का मुख्य संकट क्या है? तो पहचान बनाम, नोट करिए, पहचान बनाम क्या होगा? बताइए जल्दी से। बिल्कुल, भूमिका। यह हमारे किशोरों का प्रमुख समस्या होती है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हार्मोन परिवर्तन किस विकास को प्रभावित करते हैं? हार्मोन जो परिवर्तन होते हैं ये शारीरिक एवं भावनात्मक, नोट करिए, शारीरिक एवं भावनात्मक। ठीक है, शारीरिक एवं भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि अवलोकन द्वारा अधिगम किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल बंडूरा साहब होंगे, बी ऑप्शन सही कर लीजिए। बंडूरा का प्रसिद्ध प्रयोग किस पर था? तो बोबो डॉल पर था, डॉल पर। ठीक है, स्वप्रभावकारिता क्या है? आप लोग लिख लीजिए, स्वयं की क्षमता में विकास, ये हमारा स्वप्रभावकारिता होता है। ठीक, अगले प्रश्न की बात किया जाए, विकास की कौन सी विशेषता सही है? ए ऑप्शन कह रहा है कि विकास केवल शारीरिक है, बिल्कुल नहीं। विकास रैखिक और एक समान है, क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं। विकास क्रमबद्ध और पूर्वानुमेय है, बिल्कुल यही हो जाएगा उत्तर, सी वाला सही कर लीजिए। ठीक, आइए, विकास का निरंतरता सिद्धांत क्या कहता है? तो विकास धीरे धीरे और सतत चलता है, ये कहता है। अगर अगले प्रश्न की बात किया जाए, व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति की विकास अलग अलग होती है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए दोनों प्रश्नों का उत्तर। ठीक, और ये रहा आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप फ्री में तैयारी करते रहें। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।